हेलो बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 के विषय विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसमें जो हमारा पाठ 1 है, पादपों में पोषण, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पर से देख करके लिखेंगे। प्रश्न 1, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 2 में पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है एवं क्यों? अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल रूपी हो जाती है, क्यों? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 लघु उत्तरीय प्रश्न स्वपोषी तथा विषम पोषी को वर्गीकृत कीजिए। इसके बाद पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। और अगला प्रश्न क्रमांक 8, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो यहाँ से आप कीटभक्षी पौधे का चित्र बना सकते हैं। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर और उसका चित्र आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 10 आता है, मृदा एवं पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। हमारा जो अगला पाठ 2, प्राणियों में पोषण, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। आमाशय की कार्य प्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न 5 लघु उत्तरीय प्रश्न का। फिर प्रश्न 6, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखिए। घास खाने वाली जंतु में पाचन क्रिया समझाइए और मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम। तो यहाँ पर आप चित्र जो है अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 13 से बना सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। तो आप चित्र बना सकते हैं और यहाँ पर उसका जो पाचन विधि है वो समझा सकते हैं। अगला पाठ 4, ऊष्मा, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, किन्हीं 2 ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए। फिर अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है 5, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग की व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। अगला प्रश्न क्रमांक 7, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आप डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना लेंगे और उसकी सावधानियां लिख लेंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 10 आता है, जल समीर और थल समीर का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। तो आप ऐसा जल समीर थल समीर का चित्र बना सकते हैं और उसके बाद में उसकी व्याख्या लिखेंगे। अगला पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखेंगे जिसमें हमें 4 प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, ये आप नोट करेंगे। उसके बाद में हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 5, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, इनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 में जो तालिका दी हुई है उससे हमें भरना है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए।
चींटी के काटने पर केलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। फिर अगला प्रश्न 10, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। फिर इसी का सेकंड है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप पूरी तालिका बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न के जो प्रश्न क्रमांक 4 तक दिए हुए हैं वो आप नोट करेंगे। इसके बाद में हमारा जो अगला लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उसमें प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, और प्रश्न क्रमांक 7 रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 8, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 9, फिर प्रश्न क्रमांक 10 का ए और बी, ये आप नोट करेंगे। इसके बाद अगला पार्ट 10 जीवों में श्वसन, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आप टेबल नोट करेंगे। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न 5, 6 और प्रश्न क्रमांक 7 वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 श्वसन की क्रियाविधि में डायफ्राम किस प्रकार सहायक है, ये आगे भी आप इसमें नोट करेंगे। इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 से बना सकते हैं और अंगों के नाम यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद में पादपों में श्वसन को चित्र द्वारा समझाइए, तो यहाँ पर श्वसन तंत्र का हम चित्र बना लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर ये उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद हमारा पाठ 11 जंतुओं और पादप में परिवहन आता है। इसमें अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें 1 से 4 तक के हम यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता। अगला धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनके कार्य। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए, उसका कार्य क्या कार्य है। तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप का आप प्रश्न क्रमांक 132 से चित्र बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 8 है उसमें आपको परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाना है, और यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है और रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है, इनके उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर हमें उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। उसके बाद ख नंबर का उत्तर, फिर पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ पर आप चित्र पेज नंबर 135 से बना सकते हैं और उसके बाद में जो उत्तर है ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमारा पाठ 12 पादप में जनन, इसके अतुल लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से नोट करेंगे, जिसमें प्रश्न 4 है पंख युक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए। ये आप नोट करेंगे। इसके बाद हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इष्ट में जनन, तो इसका चित्र यहाँ पर बना लेंगे आप अपने जो स्पेस दिया हुआ है उसमें। उसके बाद उसका वर्णन, फिर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखने के बाद जो हमारा अगला प्रश्न है एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प के जनन अंगों के नामांकित चित्र। तो ये आप प्रश्न क्रमांक 144 और 145 से बना सकते हैं और यहाँ पर आप उसका वर्णन लिख देंगे। अगला है पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये आप पूरे जो प्रकीर्णन की विधियां उनका वर्णन यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में हमारा पाठ 13
गति एवं समय आता है, जिसके अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4। यहाँ पर नंबर प्रश्न एक 2 बार डल चुका है, तो आप देख करके सही कर लीजिए। इसमें जो प्रश्न 3 दिया हुआ है, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में है लघुत्तरीय प्रश्न, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको ये वाला सूत्र लगाकर ये हल करना है इसमें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें भी हमें मीटर पर सेकंड में जो है चाल बराबर दूरी बटे समय से ही निकालना है। प्रश्न क्रमांक 8 के ए और बी आपको एक ग्राफ बनाने हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10। 10 का जो उत्तर है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद पाठ 14 विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। तो यहाँ पर आप अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिख लेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 3 है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे दो संधारित्रों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। फिर लघुत्तरीय प्रश्न में क और ख। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हमें प्रतीक बनाने हैं जो विद्युत परिपथ में उपयोग होते हैं। उसके बाद में हमें बल्ब किस पोजीशन में जलेगा और किस में नहीं जलेगा, उनके डायग्राम बनाकर बताने हैं। इसके बाद विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो यहाँ पर आप चित्र बनाकर पूरी उसकी कार्यविधि समझाएंगे। इसके बाद में पाठ 15 प्रकाश। इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और इसमें जो आपको चित्र बनाने हैं वो आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 189 से बना सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8 और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9। इसी में ही उसका बी और सी। फिर प्रश्न क्रमांक जो 10 है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। पाठ 17 वन हमारी जीवन रेखा। इसमें भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और प्रश्न क्रमांक 4 वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के आवास प्रदान करते हैं। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। और प्रश्न क्रमांक 7 वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 विज्ञान कैनोपी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10 वन में पादप मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाइए। इसके बाद हमारा पाठ 18 अपशिष्ट जल की कहानी। इसमें आप अतिलघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 का ब। प्रश्न 4। इसके बाद हमारा आता है लघुत्तरीय प्रश्न वाहित मल क्या है, अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपांक क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7 क्रमी प्रसंस्करण शौचालय क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 का ब वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। और इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, स्वच्छता और रोगों के बीच संबंध को समझाइए। तो यहाँ पर हमारा जो विज्ञान विषय है वो पूरा समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।